टॉप 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं कारण सहित। पहला क्वेश्चन आया था 2026 के पेपर में केमिस्ट्री के। सत्य सत्य लिखिए। विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, सही है कि गलत? जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बीएम होगा, तो बताना था। वहीं थर्ड था हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना से भारी होते हैं कि नहीं, ये बताना है। इसी प्रकार टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। जैसे छठवां देखें, इसमें घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रीजन सहित आखिरी क्वेश्चन के जो आंसर हैं, कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं और क्यों ऐसा है। ठीक है, देखें पहले क्वेश्चन से समझें। विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, बिल्कुल ही असत्य है। रीजन समझें। तनुता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो होती है घट जाती है, जिससे विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। ठीक है, इस कारण से ये जो आंसर था असत्य हुआ है। ठीक है, बढ़ती नहीं घटनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे घटना लिखा होता तो सही माना जाता। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखें। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बीएम होता है, बिल्कुल सही है। अब कारण समझें। परमाणु क्रमांक जो 25 है वो मैग्नीज का होता है। ठीक है, मैग्नीज का जो आयन है 2+ है, ये एस ब्लॉक के सेकंड एलिमेंट का सेकंड ग्रुप का ये तत्व है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, विन्यास होता है, ये आर्गन और 3D की पावर 5 है। 3D लिखा है ना, 5 5 जो है ना, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित है। लिखा है ना, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो क्या है, 5 है। ठीक है, जैसे समझे, अगर कार्बन को लें तो कार्बन का क्रमांक 6 होता है। ठीक है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p, दो दो हो गया, दो दो 4 और 2, तो इसमें 2p2, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इसमें 2 है। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 5 है। और जब भी चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाला जाता है बीएम, तो जो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला है फाइंड करने का, रूट n ब्रैकेट n+2 है, और n जो है ना, n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो बस इस 5 को यहाँ पे रखना था, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5, तो कितना हुआ 5 इंटू 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 गुना कितना हुआ 35। और ये जो है ना 35 जो है, 35 का वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 5.92 बीएम ही आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इतना होगा। हाँ, जिन बच्चों से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते नहीं बनता है वो सीखें। जैसे 35 है ना, तो इसके बाद 8 जीरो लगाने थे ऐसे करके, इसके बाद इसको सॉल्व करना था। आपको ऐसा टेबल पढ़ना है स्क्वायर में कि 35 से ज्यादा ना हो। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, यानी 6 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ से पेयर बना लेना है, लास्ट पेयर से शुरू करना है, यानी 5 बार ये टेबल जाएगा। 5+5, 5×5 कितना हुआ 25, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद 2 जीरो है ना, तो दोनों जीरो यहाँ पे रखने, इसके बाद इनको जोड़ना है तो 10 हो जाएगा। अब आगे की सीरीज, यहाँ पे नंबर लिखने हैं। जैसे 10 है ना, तो 10 के बगल में 1 × 1, ऐसे 10 के बगल में 2 × 2, इस प्रकार से टेबल बना करके सॉल्व करना है। इतना ध्यान रखना है कि सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 से ज्यादा ना हो। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा था तो यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा, और 9 बार टेबल जाएगा, 9 2 बार लिखना है। तो 9 9 9 जा 81 हुआ, और 9 1 जा 81 हो गया, 9 1 जा 9, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस इसका जो वैल्यू फाइंड होगी 5.92 होगा। ठीक है, दैट्स इनफ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो तथा पॉली क्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। बिल्कुल सत्य है। अब रीजन समझें। हाइड्रोजन परमाणुओं का उच्च परमाणु द्रव्यमान होने के कारण, हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है? उच्च परमाणु द्रव्यमान होता है, जिस कारण से ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो एल्केनों का जो घनत्व होता है जल से क्या हो जाता है? भारी होता है। मेन रीजन ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 में, हो सकता है कि अब जो जब 2027 का पेपर बने तो हो सकता है कि ये सत्य सत्य ना होकर के एक वाक्य में आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छी तगड़ी कर लेना है। ठीक है, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4। एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन स्नेह जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं। उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं क्या? बिल्कुल सत्य है। रीजन को समझे। एल्कीनो में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण वे इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। ठीक है, जिससे वे नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं दर्शाती। रीजन समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, जबकि इनमें क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिल कार्बन पर क्या होता है? धनावेश, आंशिक धनावेश होने के कारण ये क्या होता है? नाभिक स्नेही होते। बस इस कारण से इसका जो करेक्ट आंसर था वो सत्य था। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। निम्नतम या निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में विलय होते हैं, जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन समझे। जो न्यूनतम एमीन जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, जबकि उच्चतर एमीनों में हाइड्रोफोबिक जैसे जल प्रतिकर्षी एल्किल समूह का आकार बड़ा होने के कारण ये विलेयता इसकी क्या हो जाती है? घट जाती है। ये क्या हो जाते हैं? अविलेय हो जाते हैं, जबकि एलिफैटिक क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं। ठीक है, एमीन क्या करते हैं? एमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो ये विलेय कहलाएंगे। और जबकि उच्च एमीनों में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक एल्किल समूह का आकार बड़ा होने के कारण वो घुल ही नहीं पाते, वो विलेय हो जाते हैं। अगर आकार छोटा होता तो घुल जाते हैं। ठीक, अगला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं क्या? ध्यान से पढ़िएगा। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं क्या? बिल्कुल ही असत्य है। जो आप शक्कर का प्रयोग करते हैं घर में, टेबल शुगर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा ग्लूकोज ना होकर वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं होती। ये इसका करेक्ट आंसर। और इसके 6 के 6 सत्य असत्य कंप्लीट विथ रीजन। मैच द कॉलम करना था। ये क्वेश्चन आए थे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 1 बाय 1 समझे। पहला, जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये इसको जंतु स्टार्च बोलते हैं। रीजन क्या है? ग्लाइकोजन को जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट आरक्षित होने के कारण जंतु स्टार्च कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च क्यों कहलाता है। तो आप ये रीजन को आप स्पष्टीकरण जिसे कहा गया मतलब स्पष्ट रूप से समझ लें और याद कर लें। सोडियम बेंजोएट क्या है? ये खाद्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। ठीक ना, खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। ठीक है, अगला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है? पिक्रिक अम्ल कहलाता है। रीजन समझे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का सामान्य क्या है? सामान्य और प्रचलित नाम पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक ना, सामान्य और प्रचलित नाम किसका? 2,4,6 का ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। अगला K4 ब्रैकेट Fe ब्रैकेट Cn ब्रैकेट क्लोज 6 क्या है? ये द्वितीयक संयोजकता व्यक्त करते हैं 6। ठीक है, इस उप संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु ये है Fe जिसे बोलते हैं। ठीक ना,
की उप संयोजन जो संख्या वो क्या है 6 है। और ये जो लास्ट है 5वां है वेग इक्वल कैपिटल के ब्रैकेट ए की पावर 3/2 फिर ब्रैकेट बी की पावर -1 लिखिए। देखिए ध्यान दीजिएगा -1 और यहाँ 3/2 है। ये क्या है अर्धकोटि है। क्यों है तो जब भी अभिक्रिया की कोट फाइंड की जाती है तो इनकी पावर को ऐड करते हैं। तो दोनों पावर को ऐड यानी 3/2 और -1 को जब ऐड करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। मतलब ऐसे 2 प्लस -1 2 1 कम 2 यानी 2 और अपॉन 2 फिर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2/2 क्या हुआ 1/2। इसलिए 1/2 मतलब आधा कहलाता है इसलिए आधा या अर्ध बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं यह अर्ध कोट की अभिक्रिया या अभिक्रिया की अर्ध अभिक्रिया की जो कोटि है वो अर्ध कहलाती है। ठीक है। और इस प्रकार ये जो 5 के 5 मेसबा कॉलम आए थे उनके करेक्ट आंसर प्लस कारण इस प्रकार से थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला क्वेश्चन था कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या था। दूसरा था कि आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र क्या था। थर्ड था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या थी। चौथा क्वेश्चन था कि शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। वहीं पांचवा क्वेश्चन था कि वैद्युत अपघट K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए ठीक है आई का संख्यात्मक मान क्या होगा। ठीक है। इनके सभी के आंसर को समझें। पहला ये लास्ट यानी अंतिम चैप्टर से आया था। तो जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे विटामिन B2 का पूछ लिया था इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र तो ये Fe4 ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट क्लोज 3। ठीक है। थर्ड द्वितीय कोट की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है तो इसको बोलते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स 1 या लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड या फिर मोल की पावर -1 लीटर सेकंड की पावर माइनस। ठीक है। इसको आप रखें। अगला क्वेश्चन देखें। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो इनको बोलते हैं अतिचालकता सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। वहीं पांचवा क्वेश्चन आया था कि वैद्युत अपघट K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए आई का जो संख्यात्मक मान होता है लिखना है क्या होगा तो आंसर इसका करेक्ट 3 होगा। रीजन क्या है तो समझे जब K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट को तोड़ा जाता है तो इसका जो उत्पाद बनता है 2K प्लस SO4। यहाँ पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है प्लस और SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2 माइनस मतलब 2 माइनस। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या है 1 है और इसकी कितनी है 2 है। तो दोनों को जब आप जोड़ोगे कितनी हो जाएगी टोटल 3। तो कुल आयनों की जो संख्या कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। इसीलिए आई का मान आई को ध्यान रखिएगा आई को बोलते हैं वन टॉप गुणांक। ठीक है ना। जहां आई होगा तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि वन टॉप गुणांक का मान क्या होगा तो वन टॉप गुणांक का मान इस क्वेश्चन में 3 होगा। ठीक है। और इस प्रकार ये 5 के 5 क्वेश्चन भी हुए कंप्लीट विथ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को इससे प्रीवियस लेक्चर में भी अपलोड किया गया था बट एक्सप्लेन कम किया गया था तो समझें। पहला था वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करना था। विलियन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है। वहीं दूसरा ये क्वेश्चन था ये 1 मोल एल्यूमिनियम 3+4 एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता है। वहीं थर्ड था किसी भी रासायनिक अभिक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि कितनी होती है। अगला क्वेश्चन था कि डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या क्या है। वहीं पांचवा था कि सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है। और लास्ट था कि अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम तो प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो सबको हम समझेंगे कारण सहित। ये पहला विलियन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक लेता है या रोकता है उसको परासरण दाब बोलते हैं। कारण समझे तो इसकी डेफिनेशन देखें। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब क्या कहलाता है
परासरण दाब, जिसे इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ये जो आयन है, ये इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, प्लस होने के कारण मतलब एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए इसके आवेश की कितनी होगी, कितने आवेश हो गए, आवेश को का जो ये मात्रक फैराड है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 3F होगा। रीजन समझिए, अपचयन की अर्थ अभिक्रिया जो है 3+ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो कोई ना कोई ले रहा 3- इलेक्ट्रॉन, तब बना क्या, एल्यूमिनियम। तो 1 मोल में एल्यूमिनियम 3+ के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अगर 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, किसी न किसी को लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो दे रहा, जब हम 3 देंगे तो 3 लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसी कारण से 3 होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होती है कितनी, तो 2 गुनी होती है। ठीक है, कारण ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं के नियमानुसार तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वृद्धि होती है, वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग कितना हो जाता है, 2 गुना। 2 से 3 गुना हो सकता है, बट लगभग अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो होती है 40। रीजन समझे कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी, 3D, 4D, 5D, 6D, और प्रत्येक श्रेणी में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तत्व, 10 तत्व होते हैं हर एक श्रेणी में, इसमें तो 4 4 40, 10 तत्व होते हैं, जिससे कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है, 40 होती है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, मतलब क्या प्राप्त होता है, एस्पिरिन प्राप्त होता है। समझे कैसे, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। इससे बनता ये है, लेकिन उसको सामान्य भाषा में बोलते क्या है, एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, समझिए। इसका वैसे नाम है रोजमुंडन अपचयन। रीजन, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड का ये क्या है, फार्मूला है, का पीडी BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कुछ भाग करा के एल्डिहाइड प्राप्त करने की जो विधि है ना, उसे रोजमुंडन अपचयन रिडक्शन कहा जाता है, रोजमुंडन रिडक्शन कहा जाता है। बस इतना। और इस प्रकार 6 के 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर कारण सहित हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं इसी पेपर के जो 5 ब्लैंक्स पूछे गए थे, वो इस प्रकार से, विलयन के सभी गुणधर्म वाष्पदाब के अवनयन संबंधित है। दूसरा, उसमें संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। थर्ड है, जिंक कैडमियम मरकरी को सामान्यतः तत्वों में शामिल नहीं किया गया, किसमें नहीं किया गया। चौथा क्वेश्चन, CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है, यह किसी अणु की पहचान के लिए। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन और 6वां पूछा गया था लास्ट चैप्टर से, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल ही प्राप्त होता है, मतलब क्या प्राप्त होता है। सभी क्वेश्चनों का हम आंसर समझेंगे। पहला देखें, बिलियन के सभी अणुसंख्या या फिर अणुसंख्या या कॉलिगेटिव गुणधर्म वाष्पदाब के अनुमान से संबंधित है, करेक्ट आंसर इतना हो। ठीक है, दूसरा, उसमें संयंत्र की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के साथ, मतलब कितने से, 60 से 70 या फिर 70% आप लिख सकते हैं, प्रतिशत के साथ विद्युत उत्पादन करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा समझे, जिंक कैडमियम Fe को सामान्यतः तत्वों से शामिल नहीं किया जा सकता, तो इस संक्रमण तत्वों में शामिल इनको नहीं किया गया। ठीक है ना, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है, अपूर्ण नहीं होते, भरे रहते। अगला देखें,
CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में की पहचान, किसी अणु में क्या असंतृप्तता या द्विबंध या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान के लिए महत्वपूर्ण विधि है। आप चाहें तो इस प्रकार से पूरा इसको लिख सकते हैं, यह किसी अणु में असंतृप्तता अनसैचुरेशन की पहचान कराने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। वहीं इसी का 5वां क्वेश्चन देखें, एमिनो में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार? लुईस क्षारक। या केवल आप क्षार लिखते तब भी करेक्ट आंसर हो जाता। अगर चाहें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखते तो किस प्रकार लिखते हैं, एमिनो में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से पूछा गया 2027 की। अगर हम बात करें तो जब हम तिमाही पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर आएगा, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल ही प्राप्त होता, मतलब क्या, एमिनो अम्ल। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं, प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखें कि प्रोटीन के जल अपघटन से केवल एमिनो अम्ल ही प्राप्त होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि टॉप 28 क्वेश्चनों को हम पढ़ने वाले हैं जो हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपको ये 28 क्वेश्चन का जो आंसर मैंने बताया समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर भेजें जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो फेल हो गए थे और पेपर देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।